फैक्ट्री के गेट पर खड़ा अर्जुन अपने मजदूरों की आंखों में अपने लिए बेइंतहा विश्वास और सम्मान देख रहा था। उसका गला भर आया। इतने बड़े तूफान से निकलने के बाद ये अपनापन उसके लिए किसी दवा से कम नहीं था। मैं आप सबका शुक्रिया कैसे अदा करूं? उसने टूटी हुई आवाज में कहा। जब पूरी दुनिया मुझ पर पत्थर फेंक रही थी, आप सब मेरी ढाल बनकर खड़े थे। लेकिन क्यों? आपने मुझ पर इतना विश्वास कैसे किया? उसके सवाल पर बुजुर्ग फोरमैन तिवारी जी आगे बढ़े। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शुक्रगुजारी थी। आपने हम पर विश्वास किया अर्जुन बाबू, इसलिए हमने आप पर किया, उन्होंने कहा। शायद आपको याद भी ना हो। तिवारी जी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कुछ महीने पहले की बात है। मेरी पत्नी बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना मैं उसे खो दूंगा। खर्चा लाखों में था। विक्रम साहब ने मुझे सैलरी नहीं दी थी। मेरी सारी बचत खत्म हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से टूट चुका था अर्जुन बाबू। मैं हॉस्पिटल के मंदिर में बैठा रो रहा था जब एक नर्स ने आकर बताया कि मेरी पत्नी के ऑपरेशन का पूरा बिल किसी ने चुका दिया है। सीन एक पल के लिए फ्लैशबैक में चला जाता है। एक बेबस तिवारी जी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जमीन पर बैठे हैं। एक नर्स उन्हें यह खबर दे रही है और उनके चेहरे पर अविश्वसनीय खुशी आ रही है। मैंने पूछा किसने? तो उन्होंने कहा कोई गार्डियन एंजल है जो अपना नाम नहीं बताना चाहता। तिवारी जी की आवाज अभी भी उस चमत्कार के एहसास से कांप रही थी। मैं उस दिन नहीं जानता था कि वो फरिश्ता कौन था, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सुनी, आपके काम के बारे में जाना, तो मैं समझ गया। वो फरिश्ता आप थे अर्जुन बाबू। आपने मेरी सुहाग को बचाया। अब आप ही बताइए, मैं आप पर विश्वास नहीं करता तो किस पर करता? तिवारी जी की कहानी सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, एक और मजदूर शंकर आगे आया। सिर्फ तिवारी जी नहीं बाबूजी, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन पिछले साल जब विक्रम साहब ने हमें काम से निकाला तो मेरे पास उसकी स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। वो स्कूल छोड़ने वाली थी। तभी एक दिन डाकिया एक गुमनाम मनी ऑर्डर लेकर आया। उसमें पूरे साल की फीस के पैसे थे। साथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, बेटी को पढ़ने देना, वो एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगी। शंकर ने अपने आंसू पोंछे। मैं भी उस दिन नहीं समझ पाया था, लेकिन अब समझ गया हूं। एक के बाद एक कई और आवाजें उठने लगी। फैक्ट्री के बाहर चाय बेचने वाली लक्ष्मी चाची आगे आईं। मुझे भी याद है, जब गुंडे मेरी दुकान बंद करवा रहे थे तो एक पतला सा मासूम सा दिखने वाला लड़का आया था। उसने मेरी मदद की थी, गुंडों से बात की थी। उस दिन उसके हाथों में ग्रीस लगी थी। आज उसके हाथों में हम सबकी किस्मत है। ये कहानियां, ये छोटे छोटे अनजान उपकार आज एक साथ जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। अर्जुन ने यह सब कभी बदले में कुछ पाने के लिए नहीं किया था। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि यही उसका चरित्र था, यही उसके उसूल थे। और आज उसी की नेकी का, उसी अच्छाई का सूद समेत फल उसके सामने खड़ा था। नैरेटर की आवाज आती है। यही अर्जुन की असली विरासत थी। ये जंग लगी मशीनें या दीवारें नहीं, उसकी असली विरासत थी ये विश्वास, ये वफादारी जो उसने अपनी दया और अच्छाई से कमाई थी। उसकी नेकी की हर एक बूंद आज एक समंदर बनकर उसकी रक्षा के लिए खड़ी थी। यही उसकी दया का रिपल इफेक्ट था। अर्जुन ये सब सुनकर भावुक हो गया था। उसके पास शब्द नहीं थे, उसने बस अपने हाथ जोड़ दिए। तिवारी जी ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं अर्जुन बाबू, हाथ मत जोड़िए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब एक नया ठोस इरादा था। उन्होंने बाकी सब मजदूरों की तरफ देखा। सुनो भाइयों, आज से ये फैक्ट्री सिर्फ अर्जुन बाबू की नहीं, हम सब की है। ये हमारी आन बान और शान है। हम सब कसम खाते हैं कि हम दिन रात एक कर देंगे, लेकिन राजेंद्र बाबू की इस विरासत को हम फिर से इस देश की शान बनाएंगे। ये हम सबका वादा है। वादा है, पूरी भीड़ ने एक साथ एक आवाज में कहा। यह सिर्फ कर्मचारियों का शोर नहीं था, ये एक परिवार का, एक सेना का अपनी वफादारी का ऐलान था। शाम को जब अर्जुन वहां से निकलने लगा तो उसका दिल हल्का था। उसके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत थी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। जैसे ही वो फैक्ट्री के गेट से बाहर निकला, वो एक पल के लिए रुका। गेट के बाहर सड़क के किनारे कुछ लोगों का एक छोटा सा अजीब सा ग्रुप खड़ा था। वो फैक्ट्री के मजदूर नहीं थे। उनमें एक बूढ़ा भिखारी था, वही जिसे अर्जुन ने अपनी आखिरी रोटी दी थी। एक गरीब औरत थी जिसके बच्चे की स्कूल फीस उसने भरी थी। वही चाय वाली लक्ष्मी चाची और कुछ और अनजान लेकिन शुक्रगुजार चेहरे। वो सब उसे एक अजीब सी श्रद्धा और उम्मीद से देख रहे थे। जैसे ही अर्जुन उनके पास पहुंचा तो वो बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ा। साहब, उसने कांपते हाथों से कहा, हमने टीवी पर सब देखा।
जब तक आप अंदर थे हम सब आपके लिए रोज मंदिर जाते थे। हमें पता था कि भगवान एक नेक इंसान के साथ बुरा नहीं होने देगा। अर्जुन उन सबको देखकर अविश्वास में खड़ा था। उसको एहसास हुआ कि उसकी सेना सिर्फ फैक्ट्री की दीवारों के अंदर नहीं थी, उसकी एक सेना बाहर भी थी। एक ऐसी सेना जिसे उसने अनजाने में बनाया था। ये उसके एंजल्स थे, उसके चुपचाप किए गए कामों के जिंदा सबूत। अर्जुन फैक्ट्री के गेट पर उन जाने पहचाने चेहरों को देखकर बुत सा बन गया। ये वो लोग थे जिनकी उसने तब मदद की थी जब वो खुद एक टूटे हुए इंसान के अलावा कुछ नहीं था। उनकी आंखों में उसके लिए शुक्रिया नहीं बल्कि एक गहरी पवित्र श्रद्धा थी। आप सब यहां? अर्जुन के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हम नहीं आते तो कौन आता बेटा? एक बुजुर्ग औरत ने कहा, जिसके बच्चे की स्कूल फीस अर्जुन ने भरी थी। जब हमने टीवी पर देखा कि पुलिस तुम्हें ले जा रही है तो हमारी जान निकल गई। हम सब मिलकर मंदिर गए थे तुम्हारी सलामती के लिए दुआ मांगने। हमें विश्वास था कि सच की ही जीत होगी, चाय वाली लक्ष्मी चाची ने कहा। नेक लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देता। अर्जुन उनकी सच्ची बिना किसी स्वार्थ वाली वफादारी को देखकर इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इतने धोखे देखे थे, इतनी नफरत झेली थी कि उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतनी अच्छाई भी है। मैं इस लायक नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। आप लायक नहीं हैं, बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ा। साहब, जिस दिन आपने अपनी आखिरी रोटी मुझे दी थी उस दिन आपने सिर्फ मेरा पेट नहीं मेरी आत्मा को भरा था। आपने मुझे एहसास दिलाया था कि इस दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है। वो सब लोग अर्जुन के पास आ गए। हम जानते हैं कि हम आपके दुश्मनों जैसे अमीर या ताकतवर नहीं हैं, लेकिन हम भी आपके लिए लड़ना चाहते हैं। हमें भी एक मौका दीजिए। रोहन जो चुपचाप ये सब देख रहा था, उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने इन लोगों की आंखों में एक ऐसी ताकत देखी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी, वफादारी की ताकत। आप सब हमारी मदद कर सकते हैं, रोहन अचानक आगे बढ़ा। बहुत बड़ी मदद। सब उसे देखने लगे। आप लोग इस शहर की आंखें और कान हैं। आप वो देखते हैं जो इन अमीर लोगों की ऊंची बिल्डिंग से नहीं दिखता। आप वो सुनते हैं जो इनके बंद कमरों तक नहीं पहुंचता। उसने भिखारी की तरफ इशारा किया। बाबा, आप विक्रम शर्मा के ऑफिस के पास रहते हैं। आप वहां आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रख सकते हैं। फिर उसने लक्ष्मी चाची की तरफ देखा। चाची, आपकी चाय की दुकान पर अलग अलग फैक्ट्री के मजदूर आते हैं। आप उनकी बातों को सुन सकती हैं। रोहन ने उन सबको एक एक काम दिया, एक गुप्त जानकारी का नेटवर्क, एक ऐसी सेना जो अंधेरे में काम करती थी। मैं आप सबका कांटेक्ट पॉइंट रहूंगा। रोहन ने अपना एक अलग फोन नंबर उन्हें देते हुए कहा। कोई भी खबर मिले, छोटी या बड़ी, आप मुझे इस नंबर पर फोन करेंगे। आज से आप सब अर्जुन्स एंजल्स हैं। ये नाम सुनकर उन सबके चेहरों पर एक गर्व की मुस्कान आ गई। उन्हें एक मकसद मिल गया, अपने हीरो के लिए लड़ने का एक रास्ता। एक खबर है, शायद आपके काम आए, बूढ़े भिखारी ने तुरंत कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। कल शाम मैंने विक्रम साहब के उस गुंडे शेट्टी को एक आदमी से मिलते देखा था। वो आदमी मजीद नकली कागज और झूठी आईडी बनाने के लिए बदनाम है। वो बहुत घबराहट में शेट्टी को एक फाइल दे रहा था। ये एक छोटी सी खबर थी, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े थे। विक्रम अब क्या नहीं चाल चलने वाला था। क्या वो कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहा था? अर्जुन, रोहन और ओबेरॉय जब सेफ हाउस लौटे तो उनके पास अब एक नया हथियार था, उनकी अपनी एक गुप्त इंटेलिजेंस एजेंसी। ये अनमोल है, ओबेरॉय ने कहा। विक्रम के पास पैसों से खरीदे हुए जासूस हैं, तुम्हारे पास वफादारी से जुड़े हुए फरिश्ते हैं। जबकि अर्जुन अपनी इस नई सेना को तैयार कर रहा था, शहर में उसकी कहानी अब एक नया मोड़ ले रही थी। उसकी बेगुनाही साबित होने के बाद लोगों की सहानुभूति उसके साथ और भी बढ़ गई थी। पत्रकार अब उसके अतीत को और भी गहराई से खोद रहे थे, और सबसे गहराई से खोद रहा था राहुल वर्मा। वो अपने ऑफिस में बैठा था, अपने कॉन्स्पिरेसी बोर्ड को घूर रहा था। उसने अर्जुन के बेगुनाह साबित होने की कहानी तो लिख दी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह पूरी कहानी नहीं है। कुछ तो था जो अभी भी छिपा हुआ था, एक बहुत बड़ा राज। एक अनाथ,
गरीब मैकेनिक अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया? उसके पीछे ओबेरॉय जैसे वकील क्यों खड़े हैं? इतना पैसा कहां से आ रहा है? उसकी नजर बोर्ड पर लगी 2 तस्वीरों पर आकर रुक गई। एक अर्जुन की हाल की तस्वीर थी और उसके ठीक बगल में एक बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी जो उसने अपने रिसर्च के दौरान निकाली थी। वो शर्मा इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय राजेंद्र शर्मा की तस्वीर थी। राहुल ने दोनों तस्वीरों को गौर से देखा। पहले उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन फिर उसने उनकी आंखों को देखा। दोनों की आंखों में वही एक जैसी ईमानदारी और एक अजीब सी आंख थी। उसने उनके चेहरे के बनावट को देखा, उनके जबड़े की लकीर। राहुल अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शर्मा, अर्जुन शर्मा, राजेंद्र शर्मा। उसके दिमाग में अचानक बिजली सी कौंधी। राजेंद्र शर्मा की मौत एक रहस्य थी। उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा उसी हादसे के बाद लापता हो गए थे। कहीं कहीं ये वही बेटा तो नहीं? ये ख्याल इतना बड़ा, इतना अविश्वसनीय था कि राहुल को एक पल के लिए चक्कर आ गया। अंडरडॉग, गुमशुदा वारिस, शर्मा। वो धीरे धीरे शब्द जोड़ रहा था। उसकी कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े अब अचानक जुड़ने लगे थे। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक फ्रेम अप की कहानी के पीछे नहीं था, वो इस शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट राज, एक टूटी हुई विरासत की असली कहानी की दहलीज पर खड़ा था। उसने तुरंत अपने कंप्यूटर पर राजेंद्र शर्मा डेथ और मिसिंग सन सर्च करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। उसके चेहरे पर एक जुनून था, सच को पूरी तरह से सामने लाने का जुनून। राहुल वर्मा के ऑफिस में रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, एक जुनून था। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर 20 साल पुराने अखबारों की डिजिटल आर्काइव्स खुली थीं। हर आर्टिकल, हर रिपोर्ट राजेंद्र शर्मा की हादसे में हुई मौत के बारे में थी। लेकिन राहुल जितना पढ़ रहा था, उतना ही उसका शक गहरा होता जा रहा था। एक आम कार एक्सीडेंट, उसने धीरे से कहा। लेकिन देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत के बाद इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी कैसे बंद हो गई? कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। उनकी पत्नी और बेटे का क्या हुआ, इस पर सिर्फ लापता लिखकर फाइल बंद कर दी गई। क्यों? उसके दिमाग में अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही शर्मा सरनेम। और ओबरॉय का उसके पीछे खड़ा होना, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जबकि राहुल सच के तह तक जाने की कोशिश कर रहा था, पूरा शहर अर्जुन की कहानी के नशे में डूबा हुआ था। उसकी बेगुनाही साबित होने के बाद वो एक आम अंडरडॉग नहीं, एक लोकप्रिय हीरो बन चुका था। मीडिया, जो अब उसकी हर खबर को पॉजिटिवता से दिखा रहा था, उसकी यूथ वर्कशॉप पहुंच गया। वहां उन्होंने रवि और दूसरे लड़कों का इंटरव्यू लिया। अर्जुन भैया हमारे लिए भगवान जैसे हैं, रवि ने जोश से कैमरा पर कहा। जब सबने हमें बेकार समझा, उन्होंने हमारे हाथों में हुनर दिया। लक्ष्मी चाची की चाय की दुकान पर अब एक छोटा सा बोर्ड लगा था, हमारे अर्जुन भैया की जीत की खुशी में आज सबको चाय मुफ्त। ये छोटी छोटी चीजें या आम लोगों का प्यार अर्जुन के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहा था जिसे विक्रम की नफरत भेद नहीं पा रही थी। हमदर्दी की एक ऐसी लहर उठी थी कि अर्जुन अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार बन चुका था, ईमानदारी और हिम्मत का प्रतीक। और ये लहर विक्रम शर्मा को अपने ही महल में डुबा रही थी। वो अपने ऑफिस में बैठा टीवी पर अर्जुन की बढ़ती हुई शोहरत को देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से पत्थर जैसा हो चुका था। उसका हर प्लान, हर साजिश बैकफायर कर चुकी थी। अर्जुन को चोर साबित करने की कोशिश ने उसे एक हीरो बना दिया था। उसने अपने पीआर एजेंट मल्होत्रा को फोन पर दहाड़ा, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे देता हूं कि तुम मेरे दुश्मन को स्टार बना दो, कुछ करो। मैं क्या करूं मिस्टर शर्मा? मल्होत्रा की आवाज में बेबसी थी। कोई भी न्यूज चैनल इस वक्त अर्जुन शर्मा के खिलाफ एक शब्द छापने को तैयार नहीं है। वो पब्लिक हीरो बन चुका है। उसके खिलाफ कुछ भी बोलना मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म करना। विक्रम ने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो हार रहा था। नफरत की इस जंग में अर्जुन का प्यार जीत रहा था। दूसरी तरफ राहुल की जांच एक दीवार से जा टकराई। राजेंद्र शर्मा की मौत से जुड़े हर पुराने कॉन्टैक्ट ने उससे बात करने से मना कर दिया था। हर कोई शर्मा परिवार के इस मामले से दूर रहना चाहता था। सब डरते हैं, राहुल ने सोचा,
लेकिन कोई तो होगा जिसकी आत्मा पर अब भी बोझ होगा। उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने 20 साल पुरानी उस एक्सीडेंट की एफआईआर रिपोर्ट निकाली। उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स के नाम थे जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। एक की मौत हो चुकी थी, दूसरा इंस्पेक्टर सावंत। रिटायर होकर अब शहर से दूर एक शांत इलाके में रहता था। राहुल अपनी गाड़ी उठाकर इंस्पेक्टर सावंत के घर पहुंच गया। सावंत एक बुजुर्ग आदमी अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। राहुल को देखकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। मैं अब इन सब मामलों से दूर रहता हूं पत्रकार साहब। उसने राहुल की बात सुनकर सीधा मना कर दिया। 20 साल हो गए, मुझे कुछ याद नहीं। आपको सब याद है सावंत साहब, राहुल ने बहुत ही अदब से लेकिन दृढ़ता से कहा। मैं यहां आपको परेशान करने नहीं आया हूं, मैं बस सच जानना चाहता हूं। एक बेटा है जो शायद अपने पिता के सच से अनजान है। एक विरासत है जो गलत हाथों में है। क्या आपका ज़मीर आपको इस सच के साथ शांति से जीने दे रहा है? राहुल के शब्दों ने जैसे सावंत के अंदर सोए हुए एक बोझ को जगा दिया। उसने एक लंबा सांस लिया और आसपास देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उन्हें सुन रहा है। यहां नहीं, वो धीरे से बोला, अंदर आओ। घर के अंदर सावंत ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर सालों पुराना एक डर साफ दिख रहा था। मैं अपनी नौकरी और परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता, उसने कांपते हुए कहा। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, राहुल ने वादा किया। बस मुझे सच बता दीजिए, क्या वो एक एक्सीडेंट था? सावंत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने नाम में सर हिलाया। उसे एक्सीडेंट बनाया गया था, वो धीरे से बोला, एक सरगोशी में। राहुल की सांसें रुक गईं। उसने अपना छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ अजीब था। गाड़ी की हालत ऐसी नहीं थी कि उसमें बैठे सब लोग मर जाएं। राजेंद्र शर्मा की मौत हो चुकी थी, लेकिन वो रुका। लेकिन क्या सावंत साहब? बुजुर्ग पुलिस वाले ने आगे झुककर अपनी आवाज और भी धीमी कर ली। उसके हर शब्द एक बॉम्ब की तरह थे। रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी पत्नी और बेटा लापता थे। पत्नी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्चा, वो लापता नहीं था। क्या मतलब? राहुल ने पूछा। वो बच्चा जिंदा था, सावंत ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो गाड़ी के पास रो रहा था। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचता, शर्मा परिवार का ही एक वफादार आदमी ओबरॉय वहां पहुंच गया। उसने बच्चे को उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। हमें ऊपर से ऑर्डर आए कि रिपोर्ट में लिखना है कि बच्चा हादसे में लापता हो गया। हमें चुप रहने के लिए कहा गया। ये शुरू से ही एक कवर अप था। राहुल वहीं बुत बन के बैठ गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, कवर अप। उसके सारे शक, उसकी पूरी थ्योरी सब सच साबित हो चुकी थी। अर्जुन शर्मा ही राजेंद्र शर्मा का वो गुमशुदा बेटा था। उसके हाथ में अब इस शहर का सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक राज कैद हो चुका था। राहुल वर्मा के ऑफिस में उस छोटे से ऑडियो रिकॉर्डर में एक ऐसा सच कैद हो चुका था जो शर्मा एम्पायर की बुनियादों को हिला सकता था। राहुल जानता था कि यह कहानी सिर्फ एक आर्टिकल नहीं, एक इतिहास का पन्ना बनेगी। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। इतने बड़े सच को दुनिया के सामने लाने से पहले उसे हर कड़ी को जोड़ना था। जबकि राहुल सच की तैयारी कर रहा था, विक्रम शर्मा झूठ की दुनिया में डूब रहा था। अर्जुन की बढ़ती हुई शोहरत और खुद की गिरती हुई इज्जत उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। हर सुबह वो अखबार में अर्जुन की तारीफ और अपनी कंपनी के गिरते शेयर्स की खबर पढ़ता। हर शाम वो बिजनेस न्यूज में एक्सपर्ट्स को ये कहते सुनता कि विक्रम शर्मा का लीडरशिप अब खतरे में है। लेकिन आखिरी कील उस दिन ठोकी गई जब उसके पास सिंगापुर से एक बहुत बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर का फोन आया। आई एम सॉरी विक्रम, इन्वेस्टर ने साफ अंग्रेजी में कहा, बट वी आर पुलिंग आउट ऑफ द डील। योर कंपनीज रेपुटेशनल डैमेज इज टू हाई। हम एक ऐसे लीडर के साथ काम नहीं कर सकते जिसका नाम हर दूसरे हफ्ते एक नए स्कैंडल में आता हो। ये डील विक्रम के लिए बहुत जरूरी थी। ये फोन कॉल उसके लिए आखिरी थप्पड़ था। उसने फोन रखा और उसके अंदर का सारा कंट्रोल, सारा अनुशासन टूट गया। वो तूफान की तरह शर्मा मैंशन में दाखिल हुआ। मीरा, जो लिविंग रूम में बैठी एक मैगजीन पढ़ रही थी, उसके चेहरे पर आई इस वहशत को देखकर ठिठक गई।
सब खत्म हो रहा है मीरा, सब कुछ। विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा कम, बेबसी ज्यादा थी। मेरी सालों की मेहनत, डैड का एम्पायर, सब कुछ वो एक सड़क छाप लड़का बर्बाद कर रहा है। उसने पास में रखी एक ट्रॉली से विस्की की बोतल और एक महंगा क्रिस्टल का ग्लास उठाया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि विस्की ग्लास में डालते हुए नीचे भी गिर रही थी। पहले टेंडर, फिर वो गाला और अब खंडेलवाल डील भी हाथ से निकल गई। बोर्ड मेंबर्स मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। लोग मुझ पर हंस रहे हैं मीरा, मुझ पर, विक्रम शर्मा पर। उसने एक ही सांस में पूरा ग्लास पी गया, लेकिन शराब ने उसके दिमाग को शांत नहीं और भी भड़का दिया। उसने बोतल से एक और ग्लास भरा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो दीवार को घूरते हुए बड़बड़ाया। उसकी हिम्मत। अचानक उसके अंदर का सारा गुस्सा, सारी बेबसी एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास पूरी ताकत से सामने दीवार पर दे मारा। क्रैश! कांच के टुकड़े टुकड़े होकर पूरे कमरे में बिखर गए। एक पल के लिए एक भयानक सन्नाटा छा गया। मीरा, जो अब तक चुपचाप बिना हिले डुले ये सब देख रही थी, उसने धीरे से अपनी मैगजीन बंद की। उसकी आंखों में डर नहीं था, ना ही हमदर्दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी परख थी, जैसे वो किसी हारे हुए कमजोर जानवर को देख रही हो। उसने विक्रम को उसकी इस टूटी हुई हालत में देखा, फिर उसने अपनी आवाज को बिल्कुल शांत रखते हुए कहा, चिल्लाने से, चीजें तोड़ने से कुछ नहीं होगा विक्रम। विक्रम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तो तुम मुझे लेक्चर दोगी अब? मैं तुम्हें सच बता रही हूं विक्रम, मीरा ने कहा। तुम्हारा ये गुस्सा, ये योर एंगर, यही तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो अपनी जगह से उठी और उसके पास आई। तुम सोचते हो कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम गलत हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा कर देता है। तुम सोचने समझने की शक्ति खो देते हो। और अर्जुन, वो इसी का फायदा उठा रहा है। वो शांत रहता है, वो सोचकर कदम उठाता है। जब तुम गुस्से में होते हो, वो स्ट्रैटेजी बना रहा होता है, और इसीलिए वो जीत रहा है। मीरा की हर बात एक सच्चा कड़वा आईना थी, लेकिन विक्रम सच देखने को तैयार नहीं था। तुम मेरी तरफ हो या उसकी? वो दहाड़ा। मीरा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर उसने एक ऐसा जवाब दिया जो उनके रिश्ते की असलियत को बयान कर गया। मैं उस तरफ हूं जो जीतेगा विक्रम, और अभी तुम हार रहे हो। यह सुनकर विक्रम को लगा जैसे मीरा में उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। मीरा वहां और नहीं रुकी। वो टूटे हुए कांच और टूटे हुए इंसान को वहीं छोड़कर पलट गई। वो अपने कमरे में नहीं गई, वो चलते चलते मैंशन के उस बड़े से बालकनी में आ गई जहां से पूरा शहर दिखता था। हवा ठंडी थी। नीचे शहर की लाखों रोशनियां टिमटिमा रही थी। मीरा ने नीचे देखा। उसने उस भविष्य के बारे में सोचा जिसके लिए उसने अर्जुन को छोड़ा था। पावर, स्टेटस, एक साम्राज्य की रानी बनने का सपना। और फिर उसने विक्रम के उस कमजोर, हारे हुए, पागलपन भरे रूप के बारे में सोचा। वो इंसान उसे क्या साम्राज्य देता? वो तो खुद अपनी सल्तनत बचा नहीं पा रहा था। उसकी ताकत एक झूठा दिखावा थी। और फिर उसे अर्जुन याद आया। वो अर्जुन जो हर हमले के बाद और मजबूत होकर उभर रहा था, जिसका गुस्सा उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनता था, जिसके पास शायद आज विक्रम जितना पैसा ना हो, लेकिन जिसके पास उससे कहीं ज्यादा इज्जत, हिम्मत और विश्वास था। एक ठंडी, चुभने वाली लहर मीरा के जिस्म में दौड़ गई। एक ऐसी लहर जिसे पश्चाताप कहते हैं। पहली बार दिल की गहराइयों से उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला ले लिया था। उसने बालकनी के शीशे वाले दरवाजे में अपना अक्स देखा। एक खूबसूरत, अमीर लड़की जिसे दुनिया की हर चीज हासिल थी, लेकिन आज उसकी आंखों में खुशी नहीं, एक गहरा, अकेला अफसोस था। मैंने गलत आदमी पर दांव लगा दिया, वो अंधेरी रात में खुद से एक टूटी हुई सरगोशी में बोली। मीरा उस आलिशान बालकनी में अकेली खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में यादों की एक पूरी भीड़ थी। विक्रम का गुस्सा, उसका टूटा हुआ कांच, इन सब के शोर के पीछे उसे एक बहुत पुरानी, बहुत धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन की आवाज। उसकी आंखें बंद हो गई और वो सालों पीछे चली गई। एक फ्लैशबैक। वो कॉलेज के पास एक छोटे से सस्ते से रेस्टोरेंट में अर्जुन के साथ बैठी थी। बारिश हो रही थी।
अर्जुन ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले थे और 2 कप चाय और 1 प्लेट पकौड़े ऑर्डर किए थे। बस इतना ही है आज, उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा था। ये इतना नहीं, बहुत कुछ है अर्जुन, मीरा ने उस दिन मुस्कुराकर कहा था, और उसकी वो मुस्कान सच्ची थी। उसे एक और दिन याद आया जब उसने एक महंगी ड्रेस की तारीफ की थी और अर्जुन ने अगले हफ्ते अपनी पूरी पार्ट टाइम सैलरी से उसके लिए वो ड्रेस खरीद ली थी। भले ही उसके बाद उसे पूरा हफ्ता दोस्तों से उधार मांगकर काम चलाना पड़ा था। उस दिन अर्जुन की आंखों में जो खुशी थी वो विक्रम के दिए हुए हीरो की चमक से भी ज्यादा सच्ची थी। ये यादें जिन्हें उसने अपने दिमाग के किसी अंधेरे कोने में दफन कर दिया था, आज कांटों की तरह चुभ रही थी। मैंने क्या कर दिया? उसके अंदर से एक आवाज आई। अगर मैंने उस दिन पैसों की जगह सच्चे प्यार को चुना होता तो आज मेरी जिंदगी क्या होती? वो एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करने लगी जिसमें महंगे डिजाइनर बैग्स नहीं लेकिन सुकून होता, जिसमें 5 स्टार पार्टीज नहीं लेकिन हाथों में हाथ डालकर बारिश में भीगना होता, जिसमें एक ताकतवर लेकिन टूटे हुए शहजादे का साथ नहीं बल्कि एक ईमानदार मेहनती इंसान का प्यार होता। पश्चाताप की एक ऐसी गहरी लहर उसके अंदर उठी कि एक पल के लिए उसे लगा वो उसमें डूब जाएगी। उसने गलत किया था, एक बहुत बड़ी ना माफी के लायक गलती की थी। लेकिन तभी उसके अंदर की वो मीरा जागी जिसने हमेशा से स्टेटस और पावर को चुना था। उसके गर्व ने, उसकी जिद ने इस पश्चाताप के सामने एक दीवार खड़ी कर दी। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं गलत नहीं हो सकती। मैंने वही चुना जो हर लड़की चुनती है, एक सुरक्षित भविष्य। विक्रम कमजोर पड़ रहा है लेकिन वो हारा नहीं है। मैं उसे कंट्रोल करूंगी, मैं उसे वापस ताकतवर बनाऊंगी। मैं एक हारी हुई बाजी नहीं खेल सकती। और फिर उसके ऑब्सेशन ने जोर मारा। और अर्जुन, भले ही मैंने गलत फैसला लिया हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे रिया मल्होत्रा जैसी किसी के लिए छोड़ दूंगी। अर्जुन पर हक सिर्फ मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। अगर मैं उसे पा नहीं सकती तो मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगी। उसका पश्चाताप, उसकी गलती का एहसास अभी भी कहीं अंदर था, लेकिन उसकी जिद और उसके जुनून ने उसे फिर से दबा दिया था। उसने फैसला किया कि अब वो इस रास्ते पर चलती रहेगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर विक्रम और मीरा के बीच एक ठंडी खामोशी थी। विक्रम का नशा उतर चुका था और अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक चिंता और प्लानिंग थी। उनके बीच अब कोई पर्सनल बात नहीं हो रही थी। बोर्ड मेंबर्स को शांत करना होगा और रिया, उसे उसकी इस हिम्मत की कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचो क्या करना है, मीरा ने ठंडे लहजे में कहा और अपनी कॉफी पीने लगी। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक साजिश का रिश्ता रह गया था। जबकि शर्मा मैंशन में लिस्टें टूट रहे थे और साजिशें हो रही थीं, स्वदेशी टेक्सटाइल्स में एक नए मजबूत रिश्ते की नींव रखी जा रही थी। फैक्ट्री के अंदर सालों बाद पहली मशीन ने काम करना शुरू कर दिया था। उसकी घर घर की आवाज वहां के मजदूरों के लिए दुनिया का सबसे मधुर संगीत था। अर्जुन ने दिन का काम शुरू होने से पहले सभी मजदूरों को उनकी पिछली कई महीनों की रुकी हुई सैलरी उनके हाथों में दी। कई बुजुर्ग मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए। जुग जुग यो बेटा, एक ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने आज हमारे चूल्हों को फिर से जला दिया है। माहौल में एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा जोश था जिसे मीरा या विक्रम जैसे लोग कभी समझ ही नहीं सकते थे। ये ईमानदारी और मेहनत की दुनिया थी जो उनकी झूठी दिखावे वाली दुनिया से बहुत अलग और बहुत ज्यादा सच्ची थी। शाम को जब मीरा उस ठंडे बेजान घर में वापस लौटी तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसके पास सब कुछ था लेकिन वो अंदर से बिल्कुल अकेली थी। उसने एक फैसला किया, वो अब विक्रम के भरोसे नहीं बैठ सकती थी। विक्रम एक कमजोर घोड़ा साबित हो रहा था। उसे अपनी लगाम अपने हाथों में लेनी होगी। वो अपनी गाड़ी में बैठी। उसने अपना रेगुलर फोन नहीं, दूसरा एक सीक्रेट फोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। यह उसके परिवार का एक पुराना वफादार एसोसिएट था जिसके बारे में विक्रम नहीं जानता था। चौकसी अंकल, मीरा बोल रही हूं। हाँ बेटी, कैसी हो? बहुत दिनों बाद याद किया। दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं ठीक हूं अंकल, मीरा ने कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल बिजनेस लाइक थी। मुझे आपसे एक काम था, एक बहुत जरूरी काम। मुझे शर्मा इंडस्ट्रीज और एक नई कंपनी है नवनिर्माण एंटरप्राइजेस, इन दोनों के अंदर की हर खबर चाहिए, हर छोटी से छोटी डिटेल, उनकी हर डील, हर मूवमेंट, हर कमजोरी। फोन पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैं इसके लिए आपको अच्छी कीमत दूंगी, मीरा ने कहा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। मीरा ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं, एक ठंडी हिसाब किताब वाली आग थी। उसने समझ लिया था कि इस खेल में विश्वास किसी पर नहीं किया जा सकता, न विक्रम पर, न अर्जुन पर। अब वो इस खेल में सिर्फ एक मोहरा नहीं, एक खिलाड़ी बनेगी। एक ऐसी खिलाड़ी जो अपने दुख और पश्चाताप को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगी। एक हफ्ता बीत गया। स्वदेशी टेक्सटाइल्स की दीवारों में अब उदासी नहीं, मेहनत का शोर गूंजता था। जंग लगी मशीनों में से कई अब फिर से चलने लगी थीं
उनकी घर घर की आवाज मजदूरों के लिए एक नया संगीत था। अर्जुन के नेतृत्व में राज और पूजा की टीम ने दिन रात एक कर दिया था। लोकल किसानों से कपास आने लगी थी और फैक्ट्री के एक हिस्से में सालों बाद फिर से कपड़ा बुनना शुरू हो गया था। अर्जुन, रोहन और ओबरॉय फैक्ट्री के फ्लोर पर खड़े ये सब देख रहे थे। मजदूरों के चेहरे पर अब बेबसी नहीं, एक नई चमक थी। वो अब सिर्फ कर्मचारी नहीं, एक मिशन के सिपाही थे। देखा भाई, रोहन ने गर्व से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो रहा है, हम जीत रहे हैं। हाँ अर्जुन, ओबरॉय ने भी कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने सिर्फ एक फैक्ट्री को नहीं, इन सैकड़ों परिवारों की उम्मीद को जिंदा किया है। अर्जुन ने उनकी तारीफ पर बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नजरें उस चलती हुई मशीन पर थीं। उसके दिमाग में पिछले कुछ महीनों की पूरी फिल्म घूम रही थी। गाजियाबाद का वो गराज, मीरा का धोखा, विक्रम की बेइज्जती, बेघर होना, पुलिस की मार, झूठा इल्जाम और जेल, और फिर रिया की वो हिम्मत भरी मुलाकात जिसके ठीक बाद उसे वो तस्वीरें मिली थीं। हर जख्म, हर जीत, हर धोखा। उसने सोचा, मैं यहां तक कैसे पहुंचा? इसका जवाब उसके सामने था। रोहन की दोस्ती, ओबरॉल का मार्गदर्शन और इन मजदूरों का विश्वास। रोहन, अर्जुन आखिरकार बोला। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो उसकी उम्र से बहुत ज्यादा थी। हम जीत नहीं रहे हैं, हमने बस जीतना शुरू किया है। रोहन और ओबरॉय दोनों ने उसकी तरफ देखा। ये फैक्ट्री, अर्जुन ने हाथ फैलाकर कहा, यह हमारी मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है, एक शुरुआत। वो ओबरॉय और रोहन को फैक्ट्री के एक शांत कोने में ले गया। मैं कल रात सोच रहा था, अब तक हम सिर्फ विक्रम के वारों का जवाब दे रहे थे। उसने हमें बेघर किया, हमने नया घर ढूंढा। उसने हमें मारा, हमने खुद को डिफेंड किया। उसने हमें फंसाया, हमने खुद को बेगुनाह साबित किया। हम हमेशा से डिफेंस पर थे, लेकिन अब नहीं। उसने अपने दोनों साथियों की आंखों में देखा। अब हम हमला करेंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ विक्रम से बदला लेना नहीं है। मेरा मकसद अब उससे बहुत बड़ा है। उसके लहजे में इतना विश्वास था कि ओबरॉय और रोहन दोनों बिना पलक झपकाए उससे सुन रहे थे। मेरा मकसद है शर्मा इंडस्ट्रीज को वापस हासिल करना। उसकी हर फैक्ट्री को, हर ऑफिस को, हर एक कर्मचारी को विक्रम के इस जहर से आजाद कराना। मेरा मकसद मेरे पिता की विरासत को फिर से उसी बुनियाद पर खड़ा करना है जिस पर उन्होंने उसे बनाया था। ईमानदारी, मेहनत और विश्वास। मुझे बदला नहीं, बदलाव चाहिए। उसने एक लंबा सा सांस लिया और वो शब्द कहे जिन्होंने उसके इस नए अध्याय को परिभाषित कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। ये सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आज अपने दोस्त में एक नए इंसान को देखा, एक ऐसा लीडर जिसके पास एक साफ, बड़ा विजन था। ओबरॉय की आंखों में अपने दोस्त राजेंद्र का अक्स तैर गया। उन्हें गर्व महसूस हुआ। इस फैक्ट्री से जो भी मुनाफा होगा, अर्जुन ने अपनी स्ट्रैटेजी बतानी शुरू की, हम उसे अपने कानूनी लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे। हम और छोटे बीमार यूनिट्स को खरीदेंगे और उन्हें ठीक करेंगे। हम अपना एक अलग, साफ सुथरा बिजनेस नेटवर्क बनाएंगे। जब वक्त आएगा तो हम विक्रम के इस खोखले साम्राज्य को अंदर और बाहर दोनों तरफ से घेर लेंगे। उसकी बातों में एक नई ठोस दृढ़ता थी, एक नई निष्ठा। लेकिन इस दृढ़ता के पीछे उसके दिल के एक कोने में अभी भी एक गहरा जख्म था। शाम को जब वो अकेला था, उसने अपना फोन निकाला। उसने रिया को भेजा हुआ वो थैंक यू वाला मैसेज देखा। एक पल के लिए उसे रिया की हिम्मत पर विश्वास करने का मन किया, लेकिन फिर उसके दिमाग में वो तस्वीरें आ गईं। वो विश्वास उस शक के आगे टूटकर बिखर गया। उसने फोन बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वो इस दिल की लड़ाई को अपनी विरासत की लड़ाई के बीच में नहीं आने देगा। दूसरी तरफ ओबरॉय उस दिन शाम को दिल्ली में अपने मेन लॉ चेंबर में लौटे। उन्हें कुछ जरूरी कागजों पर साइन करने थे। उनका ऑफिस शांत और किताबों से भरा हुआ था। उनकी सेक्रेटरी उनके लिए दिन भर की डाक उनकी मेज पर रखकर चली गई। ओबरॉय ने थके हुए रूटीन अंदाज में वो डाक देखनी शुरू की। बिल्स, लीगल नोटिसेस, कोर्ट के समन्स, सब कुछ वही रोज का काम था। तभी उनका हाथ एक लिफाफे पर आकर रुक गया। ये बाकी सब लिफाफों जैसा नहीं था। ये नया, सफेद नहीं, बल्कि पुराना, हल्का पीला पड़ चुका था। उसके किनारे थोड़े से मुड़ गए थे, जैसे उसे सालों तक कहीं संभाल कर रखा गया हो। उस पर कोई स्टैंप नहीं था, कोई सेंडर का एड्रेस नहीं था। बस उसके बीच में एक जानी पहचानी, एलिगेंट और अब एक याददाश्त बन चुकी लिखावट में उनका नाम लिखा था, ओम प्रकाश ओबेरॉय। ओबेरॉय के हाथ कांप गए।
उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो इस लिखावट को दुनिया में कहीं भी पहचान सकते थे। उन्होंने इस लिखावट को हजारों बिजनेस डील्स पर, दोस्ती के खतों पर और अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में देखा था। ये उनके दोस्त, उनके भाई स्वर्गीय राजेंद्र शर्मा की लिखावट थी। वो उस लिफाफे को हाथ में लिए बुद्ध बनकर बैठे रहे। एक ऐसा खत जिसे 20 साल पहले मर चुके एक इंसान ने लिखा था, आज उनकी मेज पर कैसे आ सकता था? इसमें क्या था? कोई आखिरी संदेश, कोई राज, या उनके अतीत से आया कोई भूत? मिस्टर ओबेरॉय के कांपते हुए हाथों में वो पीला पड़ चुका लिफाफा एक अतीत का भूत लग रहा था। एक ऐसा भूत जिसे वो 20 साल पहले दफन कर चुके थे। राजेंद्र शर्मा की लिखावट, ये कैसे मुमकिन था? उनका दिल जोर से धड़क रहा था। एक हिस्सा डर रहा था कि इसके अंदर क्या होगा, और दूसरा हिस्सा बेचैन था अपने दोस्त की आखिरी निशानी को छूने के लिए। उन्होंने एक लंबा गहरा सांस लिया और बहुत ही सावधानी से उसकी पुरानी कमजोर पड़ चुकी सील को तोड़ा। अंदर से एक वैसा ही पुराना तह किया हुआ कागज निकला। उन्होंने उसे खोला। फेडेड नीली स्याही से लिखे शब्द उनके सामने थे, उतने ही साफ और एलिगेंट जैसे कल ही लिखे गए हों। लेटर की शुरुआत हुई, मेरे प्यारे दोस्त ओम। ओबेरॉय की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे राजेंद्र उनके सामने ही बैठा हो, उन्हें उसी नाम से पुकार रहा हो। नरेटर की आवाज में राजेंद्र शर्मा के लहजे में लेटर पढ़ा जाता है। ओम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि मेरा सबसे बुरा डर सच हो चुका है। इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, और इसका मतलब यह है कि मेरे अपने ही भाई रमेश की लालच मेरी जिंदगी से बड़ी हो गई है। ओबेरॉय ने सिसक कर अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्त, घबराना मत। मैंने इस दिन के लिए हमेशा से तैयारी की थी। जिस दिन से मैंने उस सिंडिकेट के सामने सर झुकाने से मना किया, मैं जानता था कि मेरी जिंदगी की कीमत मांगी जाएगी। वो लोग बहुत ताकतवर हैं ओम, उनके हाथ कानून से भी लंबे हैं। रमेश तो सिर्फ एक मोहरा है, एक चेहरा है जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर ओबेरॉय के रोंगटे खड़े हो गए। तो राजेंद्र सब कुछ जानता था। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं मेरे भाई, मेरा बेटा अर्जुन। वो मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा है। मैंने उसे तुम्हारे हवाले किया है। मैं जानता हूं तुम उसे हर तूफान से बचाओगे। उसे इस पैसे और पावर की गंदगी से दूर रखना जब तक वो खुद इसके लिए तैयार ना हो जाए। उसे एक अच्छा, एक ईमानदार इंसान बनाना ओम। यही मेरी असली विरासत होगी। अर्जुन का नाम पढ़कर ओबेरॉय के आंसू और तेजी से बहने लगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एक दिन आएगा जब उसे सच का सामना करना पड़ेगा, जब उसे अपनी विरासत के लिए लड़ना पड़ेगा, और उस दिन, उस लड़ाई के लिए मैंने उसके लिए एक हथियार छोड़ रखा है, एक ऐसा राज जो इस पूरे खेल को पलट सकता है। ओबेरॉय ने आगे झुककर पढ़ा। उनकी सांसें रुकी हुई थी। मैं इस खत में सब कुछ साफ साफ नहीं लिख सकता, क्या पता यह खत गलत हाथों में पड़ जाए। इसलिए आखिरी राज एक पहेली के रूप में है, एक ऐसी पहेली जिसे शायद सिर्फ मेरा बेटा ही सुलझा पाए, अपनी टूटी हुई यादों की मदद से। खत के आखिर में लिखा था, ओम, जब वक्त सही हो अर्जुन को उस जगह ले जाना जहां हमने उसके बचपन का सबसे ऊंचा झूला बांधा था। उस पेड़ की जड़ों में हमारी विरासत का असली बीज दफन है। खत यहां खत्म हो गया। ओबेरॉय वहीं बुद्ध बनकर बैठे रहे। उनके दोस्त की दूर अंदेशिता, उसका अपने बेटे के लिए प्यार और उसकी मौत के बाद भी उसकी लड़ाई, उन्हें अविश्वास हो रहा था। लेकिन एक सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था, यह खत यहां तक पहुंचा कैसे? 20 साल बाद किसने भेजा? उन्होंने तुरंत अर्जुन को फोन किया। उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी कि अर्जुन और रोहन सब कुछ छोड़कर उनके दिल्ली वाले ऑफिस की तरफ भागे। क्या हुआ ओबेरॉय जी, सब ठीक है? अर्जुन ने अंदर आते ही पूछा। ओबेरॉय ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस वो खत अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने हैरानी से वो पुराना कागज लिया। ये क्या है? तुम्हारे पिता का खत, ओबेरॉय ने धीरे से कहा। ये 3 शब्द सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से वो कागज देखा। अपने पिता की लिखावट उसने आज तक नहीं देखी थी। वो हर एक अक्षर को ऐसे छू रहा था जैसे वो अपने पिता को छू रहा हो। उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकली। उसने वो खत पढ़ना शुरू किया। हर एक शब्द उसके दिल में उतर रहा था। मेरा बेटा अर्जुन, वो मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा है।
ये लाइन पढ़कर वो फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसे अपने पिता का प्यार, उनकी चिंता, उनका अस्तित्व महसूस हुआ था। वो अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक एहसास थे। उसने पूरा खत पढ़ा। रोहन भी उसके पीछे खड़ा गंभीर चेहरे के साथ सब कुछ सुन रहा था। जब अर्जुन ने आखिरी पहेली पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक अजीब सी आग ने ले ली। एक ऐसी आग जिसमें दर्द, गुस्सा और एक नया अटल मकसद था। बचपन का सबसे ऊंचा झूला, उसने धीरे से दोहराया। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी यादें आने लगी। एक बहुत बड़ा आम का पेड़, अपने पिता का हंसता हुआ चेहरा और उनका उसे हवा में ऊंचा धकेलना। मेरा पुराना घर, अर्जुन ने ओबेरॉय की तरफ देखते हुए कहा। शर्मा एस्टेट, ये वहां की बात कर रहे हैं। उसकी विरासत का असली बीज, उसके पिता का आखिरी राज। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसके अंदर अब कोई शक, कोई डर, कोई उलझन नहीं थी। उसके सामने एक साफ रास्ता था जो उसके पिता ने खुद उसके लिए बनाया था। उसने वो ओबेरॉय और रोहन की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक फौलादी दृढ़ता थी। ये जगह, हमें वहां जाना होगा, अभी। लेकिन अर्जुन, वहां विक्रम का कब्जा है, ओबेरॉय ने चेतावनी दी। मुझे परवाह नहीं, अर्जुन ने कहा। मेरे पिता ने मुझे 20 साल बाद एक संदेश भेजा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हमें उस राज को ढूंढना ही होगा। ये एक नए सफर की शुरुआत थी, एक ऐसी खोज जो उसे उसके अतीत की गहराइयों में ले जाने वाली थी। लेकिन इस खोज के पीछे एक और राज छिपा था। ये खत आखिर आया कहां से? अभी, हमें वहां अभी जाना होगा। अर्जुन की आवाज में एक ऐसी बेचैनी थी जो ओबेरॉय और रोहन ने पहले कभी नहीं देखी थी। अपने पिता का वो खत उसके हाथ में एक जलते हुए अंगारे की तरह था और वो जल्द से जल्द उसकी पहेली को सुलझा देना चाहता था। शांत हो जाओ अर्जुन, ओबेरॉय ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ठोस अनुशासन था। मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूं, लेकिन जोश में होश खोना बेवकूफी होगी। लेकिन ओबेरॉय जी, मेरे पिता का आखिरी संदेश। तुम्हारे पिता का संदेश 20 साल से उस जमीन के नीचे इंतजार कर रहा है। वो कुछ दिन और इंतजार कर सकता है, लेकिन अगर हमने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया तो हम शायद उस सच तक पहुंचने के लिए जिंदा ही न बचें। ओबेरॉय ने उसे समझाना शुरू किया। शर्मा एस्टेट इस वक्त विक्रम का किला है। वहां उसके वफादार गार्ड्स हैं। आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाती है। अगर तुम वहां अचानक पहुंच जाओगे तो विक्रम को शक हो जाएगा। वो उस जगह को शायद हमेशा के लिए तबाह कर दे। हमें एक प्लान चाहिए, एक ऐसी चाल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ओबेरॉय की बातों में वजन था। अर्जुन की बेचैनी धीरे धीरे एक अजीब सी सोच में बदलने लगी। उसने सोचा, उसके पिता कितने अकेले होंगे जब वो ये सब लड़ रहे होंगे। वो अकेले थे ना इस सब में? अर्जुन ने धीरे से पूछा। ओबेरॉय के चेहरे पर एक अजीब सा गहरा दर्द तैर गया। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ये पल अब एक स्ट्रैटेजी सेशन नहीं, एक मेंटरशिप सेशन बन रहा था। अकेला शायद नहीं, ओबेरॉय ने कहा, लेकिन उनका रास्ता बहुत अकेला था। अर्जुन, तुम्हारे पिता की जो ईमानदार और नेक इंसान वाली छवि तुम्हारे दिमाग में है, वो बिल्कुल सच है। वो एक हीरा थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि हीरे को कोयले की खान से निकालने के लिए हाथ काले करने पड़ते थे। अर्जुन उन्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारे पिता ने शर्मा इंडस्ट्रीज असूलों पर बनाई थी, लेकिन वो जिस दुनिया में बिजनेस कर रहे थे वो असूलों वाली नहीं थी। वो भेड़ियों की दुनिया थी। सिंडिकेट, करप्ट नेता, बेईमान अफसरों की दुनिया। इस दुनिया में सिर्फ सच्चाई के दम पर आगे बढ़ना नामुमकिन था। ओबेरॉय आगे झुके। उनकी आवाज अब एक सरगोशी जैसी थी। राजेंद्र को, अपने परिवार को, अपने कर्मचारियों को, अपनी इस विरासत को इन भेड़ियों से बचाना था। और उसके लिए कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते थे जो शायद कानून की किताब के हिसाब से पूरी तरह सही ना हो। अर्जुन के दिमाग में एक झटका सा लगा। घबराओ मत, वो अपराधी नहीं थे, ओबेरॉय ने जल्दी से साफ किया। लेकिन वो नादान भी नहीं थे। वो जानते थे कि साफ सुथरे कपड़े पहनकर कीचड़ की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। कभी कभी किसी भ्रष्ट नेता को चुप करवाने के लिए उसकी कमजोरी का फायदा उठाना पड़ता था। कभी कभी सिंडिकेट के किसी हमले से बचने के लिए उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता था। फिर ओबेरॉय ने वो लाइन कही जो अर्जुन के दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो गई। समटाइम्स अर्जुन,
लॉयल्टी टू द फैमिली मेंट डर्टी हैंड्स। कभी कभी परिवार के प्रति वफादारी का मतलब हाथ गंदे करने भी होता था। ये बात सुनकर अर्जुन के अंदर कुछ हिला। उसने हमेशा अपने पिता को एक देवता समान, एक आदर्श के रूप में सोचा था। ये ख्याल कि उन्हें भी इस गंदगी में उतरना पड़ा होगा, ये उसके लिए एक नया और थोड़ा परेशान करने वाला सच था। नैरेटर की आवाज आती है। अर्जुन ने इस बात को अपने दिमाग के एक कोने में बंद कर लिया। उसे उस वक्त एहसास नहीं हुआ, लेकिन सालों बाद यही शब्द एक अलग और भी भयानक मतलब के साथ उसके सामने आकर खड़े होंगे। उस दिन उसे ओबरॉय की इस बात का असली वजन समझ आएगा। इस गहरी भारी बातचीत के दौरान अर्जुन के दिमाग में अनजाने में रिया की तस्वीरें फिर से घूम गईं। धोखा, गद्दारी। क्या रिया के इस धोखे के पीछे भी कोई ऐसी ही गंदी मजबूरी थी, या वो सिर्फ विक्रम जैसी लालची थी? उसका दिल और दिमाग इस सवाल पर फिर से उलझ गया। तो अब हम क्या करेंगे? रोहन ने, जो अब तक चुपचाप ये गहरी बातें सुन रहा था, आखिरकार पूछा। अब हम प्लान बनाएंगे, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में अब पहले वाली बेचैनी नहीं, ओबरॉय जैसी ठंडक थी। रोहन, तुम्हारा अगला काम है शर्मा एस्टेट की हर जानकारी निकालना। वहां की सिक्योरिटी, गार्ड्स के आने जाने का वक्त, हर सीसीटीवी कैमरा की पोजीशन। हमें उस किले का नक्शा चाहिए। हम हमला नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। रोहन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे उसका मिशन मिल गया। और जब तक रोहन जानकारी इकट्ठा करता है, अर्जुन ने ओबरॉय से कहा, तब तक हम अपना पूरा ध्यान फैक्ट्री पर लगाएंगे। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसके अंदर एक नई आग जल रही थी। उसके पिता का खत, उनकी कहानी और ओबरॉय की वो चेतावनी। उसने अपने अंदर की सारी बेचैनी को, सारी ताकत को एक जगह केंद्रित करने का फैसला किया। वो स्वदेशी टेक्सटाइल पहुंचा। फैक्ट्री शांत थी, लेकिन उसमें अब एक उम्मीद की खामोशी थी। वो चलती हुई मशीनों को देखने लगा। उसने अपना फोन निकाला और फोरमैन तिवारी जी को फोन किया। माफ करना तिवारी जी, इतनी रात को परेशान कर रहा हूं। अरे नहीं अर्जुन बाबू, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक नया अटल इरादा था। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कल सुबह सारे मजदूरों को बुला लीजिए। हमें काम की रफ्तार अब डबल करनी है। हमें इस फैक्ट्री को उम्मीद से पहले अपने पैरों पर खड़ा करना है। जैसा आप कहें बाबूजी, पर अचानक? क्योंकि जब तक हम अपने अतीत के बीज तक नहीं पहुंच सकते, तब तक हम यहां इस जमीन पर एक नया हरा भरा पेड़ उगाएंगे। अर्जुन की नई दृढ़ता सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके कामों में दिख रही थी। उसने अपना पूरा अस्तित्व स्वदेशी टेक्सटाइल्स को फिर से जिंदा करने में झोंक दिया था। दिन उसके मजदूरों के साथ मशीनों का शोर सुनते हुए गुजरता, और रात रोहन द्वारा लाई गई शर्मा एस्टेट की जानकारी और ओबेरॉय के साथ स्ट्रैटेजी बनाते हुए। फैक्ट्री का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस जगह पर कुछ हफ्ते पहले सिर्फ उदासी और जंग की गंध थी, वहां अब मेहनत के पसीने और उम्मीद की खुशबू थी। अर्जुन ने सिर्फ मशीनें ही नहीं, लोगों का विश्वास भी ठीक किया था। वो एक मालिक की तरह ऑर्डर नहीं देता था, वो एक साथी की तरह उनके साथ काम करता, उनके साथ चाय पीता, उनके परिवार का हालचाल पूछता। उसके इस रवैये का असर भी दिख रहा था। प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। पुरानी मशीनें जिन्होंने सालों से दम तोड़ दिया था, अब फिर से कपड़ा बुन रही थीं। पहली बार फैक्ट्री से तैयार कपड़े के थान बाहर जा रहे थे, भले ही छोटे छोटे लोकल ऑर्डर्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन हर जीत के साथ एक नई चुनौती आती है। एक दिन फैक्ट्री की सबसे जरूरी, सबसे बड़ी वीविंग लूम मशीन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। उसकी एक जोरदार आवाज आई और पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक गई। फैक्ट्री में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी मजदूर उस शांत पड़ी मशीन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी उम्मीद ही रुक गई हो। फोरमैन तिवारी जी परेशान चेहरे के साथ अर्जुन के पास आए। अर्जुन बाबू, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये मेन इंपोर्ट की हुई मशीन है। इसे ठीक करने वाला टेक्नीशियन शहर से बुलाना पड़ेगा। उसमें हफ्ते लग जाएंगे और लाखों का खर्चा आएगा। हमारा पूरा काम रुक जाएगा। मजदूरों के चेहरे फिर से लटक गए। उन्हें लगा यही अंत है, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। नहीं, उसने कहा, हम हफ्ते भर इंतजार नहीं कर सकते। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। राज, आओ देखते हैं इसमें क्या खराबी है। यंग इंजीनियर राज थोड़ा हिचकिचाया। सर, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो? गलती करने से डरेंगे तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, अर्जुन ने कहा और मशीन के पास चला गया। अगले कुछ घंटे अर्जुन उस मशीन के पुर्जों में खोया रहा।
उसके हाथ फिर से ग्रीस से काले हो गए थे, लेकिन आज कोई उस पर हंस नहीं रहा था। सभी मजदूर, रोहन और पूजा, सब दूर खड़े उसे एक अजीब से सम्मान और उम्मीद से देख रहे थे। उसे काम करते देखकर लग रहा था जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज का इलाज कर रहा हो। उसके हाथों में एक जादू सा था, एक ऐसी समझ जो उसने काका के गैरेज में सालों की मेहनत से सीखी थी। रात हो गई, पूरी फैक्ट्री खाली हो गई थी, लेकिन अर्जुन और राज वहां से नहीं हिले। वो दोनों उस मशीन से जूझ रहे थे। तभी कुछ जवान मजदूर जो अब तक शक से अर्जुन को देख रहे थे, आपस में बात करने लगे। क्या फायदा, ये नहीं ठीक होने वाली, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। अर्जुन ने उनकी बात सुन ली। उसने अपना काम रोका और उन सबको अपने पास बुलाया। तुम्हें लगता है तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है? उसने उनसे पूछा। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। यह फैक्ट्री सिर्फ मेरी नहीं है, यह तुम सबकी है। जब इससे मुनाफा होगा तो क्या वो सिर्फ मेरी जेब में जाएगा? सब चुप हो गए। मैंने एक फैसला किया है, अर्जुन ने ऐलान किया। इस फैक्ट्री से होने वाले नेट प्रॉफिट का 20% यहां काम करने वाले हर मजदूर में बराबर बांटा जाएगा। यह क्रांतिकारी आइडिया था। उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। मालिक उन्हें हमेशा कर्मचारी समझते थे, हिस्सेदार नहीं। इसका मतलब, अर्जुन ने आगे कहा, कि जब फैक्ट्री जीतेगी तो तुम भी जीतोगे, जब फैक्ट्री हारेगी तो तुम भी हारोगे। अब फैसला तुम्हारा है। तुम्हें इसे एक नौकरी की तरह करना है या एक परिवार की तरह इसकी हर जीत और हार में साथ खड़ा रहना है। उसके इस ऐलान ने सब कुछ बदल दिया। उन जवान मजदूरों की आंखों में शक की जगह एक नई चमक आ गई। उन्हें पहली बार लगा कि वो सिर्फ मजदूर नहीं, इस विरासत के असली हिस्सेदार हैं। अगली सुबह जब ओबेरॉय फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। वो विशाल मशीन फिर से चल रही थी और पूरी फैक्ट्री में एक नया दुगुना जोश था। तिवारी जी ने उन्हें रात की पूरी कहानी सुनाई, कैसे अर्जुन ने मशीन ठीक की और कैसे उसने प्रॉफिट शेयरिंग का ऐलान करके सबका दिल जीत लिया। ओबेरॉय अर्जुन के पास गए। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। तुमने कर दिखाया अर्जुन, उन्होंने कहा। तुम्हारे पिता की वसीयत में यही लिखा था। उनका वारिस सिर्फ वो नहीं होगा जिसके पास उनका खून हो। वारिस वो होगा जो उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनके लोगों का विश्वास और सम्मान जीत कर दिखाएगा। तुमने आज इस विरासत का अगला और सबसे जरूरी कदम पार कर लिया है। यू हैव प्रूवन योर लीडरशिप। अर्जुन ने उनकी बात पर बस विनम्रता से मुस्कुराया। उसी शाम ओबेरॉय अर्जुन के पास कुछ कानूनी कागज लेकर आए। ट्रस्ट तुम्हारे काम से बहुत खुश है अर्जुन। वो स्वदेशी टेक्सटाइल्स की मालिकी को नवनिर्माण एंटरप्राइज के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन ने उन कागजों को देखा, मालिकी के कागज। अब वो इस जगह का सिर्फ एक नेता नहीं, कानूनी तौर पर मालिक बनने जा रहा था। उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ गया। कल से, ओबेरॉय ने कहा, उनकी आवाज अब गंभीर हो गई थी, तुम इस फैक्ट्री के ऑफिशियल मालिक होगे। वो एक पल के लिए रुके। और याद रखना अर्जुन, एक बार जब तुम्हारा नाम मालिक के तौर पर सबके सामने आ जाएगा तो अग्रवाल जैसे दुश्मन अब छिपकर नहीं, खुलकर वार करेंगे। असली जंग तो अब शुरू होगी। ओबेरॉय के शब्दों की गंभीरता अगले दिन हकीकत में बदल गई। आज वो दिन था जब स्वदेशी टेक्सटाइल्स कानूनी तौर पर अर्जुन के नाम होने वाली थी। फैक्ट्री में कोई बड़ा जश्न नहीं था, बल्कि एक छोटा सा सम्मानपूर्ण समारोह रखा गया था। राजेंद्र शर्मा द्वारा स्थापित लेगेसी फंड के 2 ट्रस्टीज आए थे। उनके साथ ओबेरॉय, अर्जुन, रोहन और मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में तिवारी जी मौजूद थे। एक छोटी सी टेबल पर मालकियत के कागज रखे थे। ट्रस्टी ने अर्जुन से कहा, मिस्टर शर्मा, आपने बहुत कम समय में इस फैक्ट्री की उम्मीद को वापस लाकर साबित कर दिया है कि आप ही राजेंद्र जी के असली वारिस हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो कागज साइन किए। हर सिग्नेचर के साथ उसके कंधों पर एक नया भारी वजन आ रहा था। वो अब सिर्फ एक केयरटेकर नहीं था, वो स्वदेशी टेक्सटाइल्स का मालिक था। साइन करने के बाद वो बाहर कंपाउंड में इंतजार कर रहे सभी मजदूरों के पास गया। आज से, उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, यह फैक्ट्री कानूनी तौर पर नवनिर्माण एंटरप्राइजेस की है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं इसे अपनी मालकियत नहीं, हम सबकी अमानत मानता हूं। मैं आपका मालिक नहीं, आपका साथी हूं। हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। मजदूरों ने जोश से भरे नारों के साथ उसका स्वागत किया। अर्जुन बाबू जिंदाबाद। यह खबर अब एक गुप्त बात नहीं थी। शाम तक देश के हर बिजनेस न्यूज़पेपर और न्यूज पोर्टल पर यह खबर आ चुकी थी। कंट्रोवर्शियल अंडरडॉग अर्जुन शर्मा ऑफिशियली टेक्स ओवर डिफंक्ट स्वदेशी टेक्सटाइल्स। और जैसा ओबेरॉय ने कहा था, अब दुश्मन खुलकर सामने आ रहे थे। अग्रवाल मैंशन में ब्रिजेश अग्रवाल और उसका बेटा अमन बिजनेस न्यूज देख रहे थे। स्क्रीन पर अर्जुन की तस्वीर थी।
अमन ने नफरत से कहा। आखिरकार उस लड़के ने अपने बाप की एक टूटी फूटी फैक्ट्री अपने नाम करवा ही ली। भीख में मिली हुई जीत का जश्न मना रहा है। ये जश्न मनाने दो, ब्रिजेश अग्रवाल ने अपनी चालबाज मुस्कान के साथ कहा। एक बच्चा अगर बड़ी कुर्सी पर बैठ भी जाए तो इससे वो बड़ा नहीं हो जाता। राजेंद्र शर्मा का बेटा हो सकता है, लेकिन राजेंद्र शर्मा बनने की औकात नहीं है उसकी। आपको लगता है वो कुछ कर पाएगा? अमन ने पूछा। एक लड़का हमारी इंडस्ट्री को बचाएगा? ब्रिजेश जोर से हंसा। वो 2-4 पुरानी मशीनें चलाकर खुश हो रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि यह बिजनेस एक समंदर है और वो एक छोटी सी नाव में बैठा है, एक ही लहर में डूब जाएगा। उनके इस मजाक में, उनकी इस स्कॉफिंग में अर्जुन के लिए एक गहरा अपमान और उसे कुचलने का साफ इरादा था। यह खबर जब विक्रम तक पहुंची तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। उसने गुस्सा नहीं किया, वो चिल्लाया नहीं। वो अपने ऑफिस में बैठा बहुत ही शांति से न्यूज सुनता रहा। मीरा जो उसके पास बैठी थी, उसकी इस खामोशी से थोड़ी डर गई। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? उसने पूछा। विक्रम धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें नफरत थी, लेकिन अब उसके साथ एक ठंडा हिसाबी दिमाग भी जुड़ गया था। गुस्सा नहीं मीरा, मैं खुश हूं। खुश? हां, अब तक वो छिपा हुआ था, एक रहस्य था, लेकिन अब वो सामने आ गया है। अब वो एक ऑफिशियल टारगेट है और जितना ऊंचा वो उड़ेगा, गिरने पर चोट उतनी ही गहरी लगेगी। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो मीरा को भी अंदर तक कंपा गई। फैक्ट्री में अर्जुन, रोहन और ओबेरॉय इसी आने वाले तूफान की तैयारी कर रहे थे। अब वो चुप नहीं बैठेंगे, खासकर अग्रवाल। वो हमें फेल करने के लिए कुछ भी करेगा। हमें हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा, ओबेरॉय ने चेतावनी दी। अब हम सिर्फ एक अनजान कंपनी नहीं है, अब पूरे बिजनेस वर्ल्ड की नजरें हम पर हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मन का पहला वार इतनी जल्दी और इतनी बेरहमी से होगा। शाम को जब फैक्ट्री में छुट्टी का वक्त हो रहा था, फोरमैन तिवारी जी एकदम परेशान हालत में भागते हुए अर्जुन के पास आए। उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उनके हाथ में कुछ कागज थे। अर्जुन बाबू, गजब हो गया, हम बर्बाद हो गए, वो हाँफते हुए बोले। क्या हुआ तिवारी जी, शांत हो जाइए, उसने उन्हें पकड़ते हुए कहा। तिवारी जी ने वो कागज अर्जुन के सामने कर दिए। अग्रवाल टेक्सटाइल्स ने, उन्होंने हमारे सारे लोकल सप्लायर्स को, जिन्हें पूजा बिटिया ने इतनी मेहनत से जोड़ा था, उन सबको एक साथ नोटिस भेज दिया है। अर्जुन ने नोटिस पढ़ा, उसके होश उड़ गए। इसमें लिखा है, तिवारी जी ने कांपते हुए कहा, कि अग्रवाल टेक्सटाइल्स उन सभी किसानों और छोटे सप्लायर्स के सारे पुराने कर्जे ब्याज समेत एक बार में माफ कर देगी। ये तो अच्छी बात है, रोहन ने बीच में कहा। पूरी बात तो सुनो, तिवारी जी चिल्लाए। कर्ज माफ करने की एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि वो आज से स्वदेशी टेक्सटाइल्स को एक रुई का टुकड़ा भी नहीं बेचेंगे। अगर किसी ने बेचा तो अग्रवाल उन पर कर्जा वसूली का केस कर देगा। यह एक शातिर, क्रूर और पूरी तरह से कानूनी हमला था। अग्रवाल ने पैसों की ताकत से उनकी पूरी सप्लाई चेन को, उनकी लाइफलाइन को एक ही झटके में काटकर फेंक दिया था। फैक्ट्री जिसमें अभी अभी जिंदगी ने सांस लेना शुरू किया था, उसकी सांसें फिर से रुकने वाली थीं। खुला युद्ध शुरू हो चुका था। आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके बताओ। आपका सपोर्ट ही इन स्टोरीज को जिंदा रखता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।